मेरा भी कर लो, मैं भी लो। मित्रों, आपकी इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए पूरा होने जा रहा है। और हमें जानकारी मिली है कि 2 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर हिमाचल प्रदेश की सरकार जश्न मनाने जा रही है। और शायद जश्न के लिए स्थान भी निर्धारित किया गया है, शायद बिलासपुर का जिक्र आ रहा है। और हम ही नहीं, पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के हैरान और हैरान नहीं परेशान है कि 2 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार में ये हिमाचल 20 वर्ष पीछे चला गया। आज तक की सबसे निकम्मी सरकार अगर गिनी जाएगी तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने हैं। और जब 2 वर्ष की कार्यकाल की सेलिब्रेशन का जिक्र आया, जश्न का जिक्र आया, तो आप में से मीडिया के किसी साथी ने इनके एक मंत्री से पूछा, कहा कि हमें जानकारी नहीं। आपके ही मीडिया के किसी साथी ने प्रदेश के अध्यक्ष जो वर्तमान में है उनसे पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि हमें भी जानकारी नहीं है। तो इसका अभिप्राय क्या है? इस संगठन और सरकार में कोई भी तालमेल नहीं है। 2 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सरकार की। और मैं इस बात को लेकर के ये जरूर कहना चाहूंगा, सरकार का कार्यकाल पूरा 2 वर्ष का होता है, कुछ उपलब्धियों का जिक्र करने की स्वाभाविक रूप से वहां पर आवश्यकता पड़ती। कांग्रेस के नेता किस बात का जिक्र करेंगे? उपलब्धियां हैं तो गिनाएं तो सही, कौन सी उपलब्धियां हैं? 2 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में सरकार बहुमत में होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट हार गई। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए जीत गई। क्या ये उपलब्धि है? 2 वर्ष के कार्यकाल में लोकसभा का चुनाव होता है, 68 में से 61 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हार गई और 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रचंड बहुमत के साथ होती है। क्या जश्न इस बात के लिए मनाया है? क्या 2 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव जो हुए उसमें कुछ ज्यादा सीटों पर थोड़ा वो जीते, लेकिन हम तो 25 थे, हम 28 हुए। हमारी सीटों में बढ़ोतरी हुई। आप वहीं के वहीं जहां थे, जैसे थे। दो वर्ष का कार्यकाल बीतने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी अपने सत्ता में आने से पहले दे रखी थी, क्या वो गारंटियां पूरी हो गई? और उन गारंटियों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं विशेष तौर से क्योंकि कहा गया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिया जाएगा।
क्या हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली देने की बात आपने कही थी, क्या वो पूरी कर दी? क्या ये सत्य नहीं है कि 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली मिलती थी वो भी आपने बंद कर दी? आपने हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लेने की बात कही थी कि 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए 1500 रुपए उनके खाते में दिसंबर महीने के बाद जो है वो चुनाव बीतने के बाद अर्थात मिलना शुरू हो जाएंगे। क्या वो मिलने शुरू हो गए? आपने हिमाचल प्रदेश में कहा था कि 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में निकालेंगे। क्या आपने वो गारंटी पूरी कर दी? और उल्टा हिमाचल प्रदेश में आपने सरकार बनने के पश्चात अभी हाल ही में फैसला लिया जो 2 वर्षों से पद खाली पड़े हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है, जिसके बारे में पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं। वो 1.5 लाख पद समाप्त करने की बात आपने कर दी। कहा नौकरी देने की 5 लाख नौकरी देने की बात कही थी। और आज इस बात को लेकर के पूछते क्या गोबर की गारंटी पूरी हो गई? क्या दूध की जो गारंटी दी थी आपने पूरी हो गई? क्या हिमाचल प्रदेश में आपने जो कॉर्पोरेट फंड जो है यूथ को रोजगार और स्वरोजगार की दृष्टि से अपने पांव पर खड़ा होने के लिए जो बात कही थी, क्या वो पूरा हो गया? और विचित्र तब लगता है मित्रों जब मुख्यमंत्री खुलेआम मीडिया के सामने और जनसभाओं में कार्यक्रमों में जाकर के घोषणाओं का जिक्र करते हैं कि जो हमने जितनी भी गारंटियां दी थी, गारंटियों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमने सारी गारंटियां पूरी कर। ये समझ में आता है कि अगर हिमाचल से बाहर आप दूसरे प्रदेश में जाकर के इस बात का जिक्र करें, वहां के लोगों को कम जानकारी हो सकती है। आपने महाराष्ट्र में जाकर के कहा कि गारंटियां पूरी हो गई और हम वहां पर गए, हमने कहा कि गारंटियां पूरी नहीं हुई है, हमने हकीकत बताई। कांग्रेस के नेता झारखंड में कहते रहे कि हमारी गारंटियां पूरी हो गई हिमाचल प्रदेश में, हमने वहां पर भी अपनी बात कही। आप हरियाणा में गए, हरियाणा में भी आप इसी बात को लेकर के अलग अलग जगह यही कहते रहे कि हिमाचल प्रदेश में हमने गारंटी पूरी कर ली। लेकिन ना हरियाणा ने भरोसा आप पर किया, ना महाराष्ट्र ने भरोसा आप पर किया, और हिमाचल की तो बात छोड़िए, हिमाचल के लोगों का भरोसा तो पूरी तरह से उठ गया है वर्तमान सरकार के नेतृत्व से, वर्तमान सरकार से। और खासतौर से मुझे इस बात को लेकर के हैरानी होती है कि सरकार का फैसला लेने का जो तौर तरीका बन गया है, बिना सोचे समझे फैसले दिए जा रहे हैं। और जब बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं तो फिर वो फैसले वापिस लेने पड़ते हैं। आपकी अगर नोटिफिकेशन का, आपके फैसलों का अगर हम जिक्र करें तो लंबी लिस्ट है हमारे पास, जिसमें एक फैसला एक बार लिया और कुछ वक्त के बाद आपने वो फैसला वापिस लिया। ये स्थिति आपकी हिमाचल प्रदेश में बनी। और लेकिन हैरानी की बात इस बात को लेकर के मुझे कि उसके बावजूद भी दोष हमको दे रहे। आपने पूरा मंत्रिमंडल जो है वो क्लैरिफिकेशन में लगा के रखा है, ऐसा नहीं है। पूरे देश भर में जल हंसाई हुई हिमाचल प्रदेश की कि कैसी सरकार चुनी है हिमाचल प्रदेश में जो टॉयलेट में जाने के लिए टैक्स का जिक्र कर। और हैरानी की बात होती है कि मुख्यमंत्री कहीं एक इंटरव्यू दे रहे थे, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत जो है वो मीडिया जगत में अखबार है,
न्यूज़पेपर है उसमें कि हमने टॉयलेट टैक्स का जिक्र नहीं किया, तो नोटिफिकेशन में आपकी सरकार ने उसका जिक्र किया हुआ है। सीवरेज टैक्स हमारी गवर्नमेंट के दौरान जो है वो 50% से 30% किया था। भारद्वाज जी को जानकारी इस बात की है, हमने उसमें भी कम किया, सीवरेज टैक्स भी कम किया, लेकिन यहां तो टॉयलेट टैक्स की बात आई। और कल मैं हैरान हो रहा था कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि तुम सारा दिन भी अगर टैक्स उसमें टॉयलेट में बैठे रहो तो भी टैक्स नहीं लगेगा। ये हालात तब बने जब जग हंसाई पूरे हिमाचल में नहीं पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकार की होगी। ये सरकार कैसी सरकार है जो टॉयलेट में टैक्स लगाने की बात कर रही है। टैक्स लगाने की बात आपने नोटिफिकेशन की, उसके बाद आपने विड्रॉ की है। इस बात को क्यों नहीं कहते मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री? अरे नोटिफिकेशन आप करते हैं, दोष हम पर लगाते हैं। गलत नोटिफिकेशन बिना सोचे समझे फैसले आप करते हैं और उसके बाद दोष भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ले रहे हैं। अब बस में फ्रेट का मामला उसी तरह से नोटिफिकेशन आपने किया और उसके बाद कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। नोटिफिकेशन मेरे पास आज भी वो पड़ी हुई, यहां पर पड़ी हुई है नोटिफिकेशन, जिसमें फ्रेट का जिक्र किया है कि वजन के हिसाब से, किलो के हिसाब से कि कितना वजन ले जा सकते हैं, उसके चार्जेस क्या लगेंगे, उस बात का जिक्र किया है। मैं उन सारी चीजों में जाकर के मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारा वक्त लगेगा, लेकिन हैरानी की बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश जिस प्रकार से फैसले ले रही है, उस तरह से पूरे देश में, पूरी दुनिया भर में जग हंसाई का विषय बन गया। मित्रों, सबसे बड़ा विषय आज की तारीख में जो हमारे लिए चिंता का विषय बना है, और वो विषय बना है कि 2 वर्ष के कार्यकाल में ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई कि हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल फॉर सेल, ये सही मायने में अगर साबित करने की दृष्टि से अगर बात आती है तो वर्तमान सरकार के संदर्भ में कोर्ट का एक फैसला आता है। उस फैसले के मुताबिक एक कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम का जो पैसा 64 करोड़ रुपए वो ना देने की वजह से, और शायद ये 13 जनवरी 2023 को ये फैसला आ चुका था, लेकिन जब एग्जीक्यूशन के लिए ये फैसला लगा तो उसमें कोर्ट का फैसला आता है, उसमें हिमाचल भवन जो हिमाचल प्रदेश का सम्मान का प्रतीक है, हिमाचल प्रदेश के लोगों का दिल है, हिमाचल के लोगों की वो पहचान है दिल्ली में, राजधानी में, उसको ही गिरवी रखने की परिस्थिति बन गई, उसको ही नीलाम करने की परिस्थिति बन गई, उसको अटैच कर दिया गया। और मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कभी हिमाचल प्रदेश ने देखा नहीं होगा, जो वर्तमान में जो हालात बने। हिमाचल भवन जैसी जो प्रेस्टिजियस और बेशकीमती संपदा हिमाचल की, उसको गिरवी रखने की स्थिति आ गई, उसको नीलाम होने की स्थिति आ गई, और उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि कोर्ट का फैसला कोई चौंच नहीं मार सकता है। फैसला कोर्ट का आया है, ये बात ठीक है। उसके बाद आप लोग सब जागरूक हुए। क्या इससे पहले संभव नहीं था? क्या ये सत्य नहीं कि उस कंपनी ने इनके सामने अपना पक्ष रखते हुए बात कही थी कि हम जो है उसमें इंटरेस्ट छोड़ देते हैं आपको? उस कंपनी ने लिख करके दिया था, आप हमारा मूलधन वापस कर दीजिए, हम इंटरेस्ट छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं दिया। और 7% इसके साथ इंटरेस्ट के साथ आज वो अमाउंट जाकर के 150 करोड़ तक के पहुंचा है। पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश की चर्चा हुई कि आखिरकार ये हिमाचल प्रदेश में फैसले हो के रहे हैं इस प्रकार के।
और उसमें भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार के दौरान मामला चला था, लेकिन उसके बावजूद क्या सत्य नहीं है कि आपकी सरकार के दौरान 13 जनवरी, शायद डेट में एग्जैक्ट 13 है 23 है, लेकिन जो भी है, लेकिन 2023 का फैसला आपकी सरकार में, तो उस वक्त आप लोगों ने अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत करने चाहिए थे आपको वकील जो दो। आप दिल्ली से अपने सीपीएस को बचाने के लिए 50-50 लाख रुपए एक वकील को एक बार के दे रहे। सीपीएस की कुर्सी पर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में वकीलों को दे जा चुका है। और मेरी जानकारी के मुताबिक अभी एक हीरिंग का दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी लगी थी, कितनी 22 तारीख को लगी थी, 22 तारीख को सीपीएस की कुर्सी को बचाने के लिए 3 करोड़ रुपए जो है 3 करोड़ रुपए और वकीलों को दे दिए। उस पर तरस नहीं आ रहा है कि हम हिमाचल के लोगों का, गरीब लोगों का पैसा है। या हिमाचल प्रदेश में अब टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं गरीब लोगों के ऊपर, लेकिन अपने लोगों को जो असंवैधानिक तरीके से बनाए गए हैं, गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं, उनकी कुर्सी बचाने, सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। जो वकील आपके दिल्ली से आते हैं उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाता है, 5 स्टार होटल में उनको ठहराया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है। और उसके बाद एक फैसला और आ गया कि हिमाचल प्रदेश में एचपीटीडीसी के 18 होटलों को बंद करने की तारीख 25 तारीख निर्धारित हो गई। और उसमें क्या हमारा दोष है क्या? और उसमें तो मैं कह रहा हूं, मैं ये आरोप लगा रहा हूं, खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, ये हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ी साजिश के तहत जो है बेचने की शुरुआत हो रही है। मैं कल एक इंटरव्यू सुन रहा था मुख्यमंत्री जी का, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, और उस इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि मैं हिमाचल प्रदेश में जो हमारे लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं उनको हमको देना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी को। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनी को देना चाह रहे हैं, वो कहां देना चाह रहे हैं। और सामानांतर डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक भी यूनिट जो है टूरिज्म का हम डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं ले जाएंगे। सरकार है कि तमाशा है। मुख्यमंत्री वहां पर पत्रकारों को इस प्रकार से बोल रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री पत्रकारों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की एक भी यूनिट नहीं बेचेंगे, एक भी यूनिट हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं देंगे। इसका अभिप्राय है कि इसमें आपस में इनका तालमेल बिल्कुल भी नहीं। और जो खासतौर से जो लॉस मेकिंग यूनिट्स का जिक्र किया, 18 का जो जिक्र किया, और उसमें क्या दर्शाया गया, उसमें एक ही चीज दर्शाई गई कि ऑक्यूपेंसी लेस देन 40%। क्या होटल जो ऑक्यूपेंसी से ही चलते हैं क्या? होटल चलते हैं, आपकी वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, शादियां होती हैं, पार्टियां होती हैं, मीटिंग होती है, सरकारी मीटिंग होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की मीटिंग होती है, कैटरिंग होती है, आपकी बार वहां पर है। उसके माध्यम से इनकम के जरिए ज्यादातर वो जनरेट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद 18 यूनिट आपने बंद करने की स्थिति में खड़े कर दिए। और उसमें फिर डीबी में गए तो उसमें मालूम पड़ा कि उसमें फैसला ये आया कि 9 यूनिट उसमें उस पर जो है उन्हें छूट दी है। 9 यूनिट को बंद करने का फैसला नहीं किया, लेकिन 9 यूनिट तो है ही है। फिर उसके बाद इसके पीछे मित्रों मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत लंबे समय से प्रयास चल रहा था। बहुत सारी पार्टीज को बुलाया जा रहा था, बुला करके उनके साथ बातचीत चली हुई थी। ये आपको देंगे, ये आपको देंगे, ये आपको देंगे, ऐसी ऐसी बातें चल रही थी। और
कोर्ट की आड़ ले करके ये एक रास्ता निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये हकीकत है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अरे अगर हिम्मत है उनको सब सीधे कहना चाहिए कि हालात इस प्रकार के हैं, हम डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं और लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, इनको ये अच्छी हिमाचल के लिए और आय हमको जनरेट करके देगा और उस सूरत में हम इनको जो प्राइवेट सेक्टर में देने की बात कह रहे हैं, उनको ये करना चाहिए। लेकिन ये चोरी का रास्ता निकाल करके, तरीका निकाल करके इस प्रकार से जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक षड्यंत्र और साजिश के तहत हिमाचल प्रदेश को बेचा जा रहा है और ये आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है हमारी तरफ से, जिसको लेकर के निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार को जो है जवाब देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार जश्न मना रही है और जश्न मनाने के लिए कुछ तो बात हो, किस बात को लेकर के जो कर्मचारी हित की आप सबसे बड़ी बात कहते थे, वो कर्मचारी आपके खिलाफ होकर के वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जब प्रदर्शन करते हैं उनको आप नोटिस दे रहे हैं, सर्विस कंडक्ट रूल्स के अंतर्गत दे रहे हैं, उनके खिलाफ आप प्रिविलेज ला रहे हैं। और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में स्थिति यह बन गई 2 साल के कार्यकाल में, जो मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो सबसे जो मजबूत होना चाहिए, पहले दिन से ही उसके बाद उन्होंने शुरुआत कर दी। और मैं इस पे ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि इस बात को आप मुझे लगता है कि बिना बोले आप समझ रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है, लेकिन यहां खबर अगर अनुकूल नहीं लगती है, सरकार के अनुकूल नहीं है, तो उनको सीधा फोन करके उनको धमकी दी जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ एफआईआर। और उन मीडिया के हमारे साथी जो अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने की कोशिश करते हैं, उनको किसी न किसी तरह से जो भी रास्ता निकल सकता है, कैसे उनको रोका जा सकता है, दबाया जा सकता है, वो प्रयत्न भी 2 साल के कार्यकाल में आप बहुत भली भांति समझते होंगे, जानते होंगे। आप कंपैरिजन करिए पिछली सरकार और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में। खबरें हमारे समय में भी लगती थी, लेकिन उन खबरों से हमको सुधार करने की गुंजाइश निकलती थी, हमारे लिए करेक्शन करने की गुंजाइश। कोई काम गलत काम करते करते गलती होती है, लेकिन गलती होती है तो उसको स्वीकार करते हुए उसको ठीक करने के लिए गुंजाइश निकल आती है, जब हमारा मीडिया उसमें जो है उसका जिक्र करता है। और इसी तरह से आगे बढ़ करके मैं यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार लिमिट्स क्रॉस हो गई हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार। पहली बात, जिन अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री जो वर्तमान में उस वक्त ऑपोजिशन में हुआ करते थे, विधानसभा के अंदर बड़े लंबे भाषण में कहते थे और गंभीर आरोप लगाते थे उन कई अधिकारियों के ऊपर, लेकिन आज सरकार का संचालन उन लोगों के हाथ में, उन अधिकारियों के हाथ में। क्या व्यवस्था है, क्या मजबूरी है। और ऐसे एक नहीं अनेकों अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की तो बात, उनको पद से इधर से उधर कुर्सी हटाने की, कुर्सी बदलने की स्थिति में जो मुख्यमंत्री हो पा रहे हैं, इसका मतलब है व्यवस्था है, लाचारी है, नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि राज बहुत गहरे हैं। और खनन माफी को लेकर के जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लंबे लंबे भाषण होते, चर्चाएं होती थी, लेकिन खनन का जिक्र तो अभी हो रहा है।
अभी कार्यवाही हुई है, ईडी की कार्यवाही हुई है और कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। कहा जा रहा है कि वो सरकार के बहुत करीब है और सरकार के करीब है तो स्वाभाविक रूप से तब तो और भी चिंता का विषय बनता ही है। ये कार्रवाई को राजनीतिक मकसद के साथ नहीं, राजनीतिक दृष्टि से नहीं हुई और ये कार्रवाई हुई है तो गलत कामों की वजह से हुई है, भ्रष्टाचार की वजह से हुई है। इसके बारे में हमने कहा था मुख्यमंत्री जी जवाब दें, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी की ओर से और उप मुख्यमंत्री जी की ओर से जवाब या मंत्री की ओर से जवाब नहीं। और इसका अभिप्राय तो यही लग रहा है कि दो बातें हैं उसमें भी गहरी बातें हैं जो छुपाई जा रही हैं, जो बाहर कहने में उसमें कठिनाई महसूस हो रही है। फैसलों को पलटने की बात में अगर मैं कहूं, हिमाचल प्रदेश में मैंने कहा ना कि जब बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति बनती है। कानपुर पटवारियों के लिए फैसला लिया गया कि आपका नोटिफिकेशन में कर ली गई थी, सुबह नोटिफिकेशन होती है, शाम को वापस ले ली जाती है, क्योंकि उनको कहा कि भी आपका स्टेट कैडर बनाया जाएगा, लेकिन दबाव में वापस ले लिया। लगेज पॉलिसी का मैं जिक्र कर रहा हूं एचआरटीसी की, उसमें तब्दीली कर दी गई। और आपदा के तहत जो है वो आपने क्रशर को बंद करने के आदेश कर दिए थे, लेकिन बंद करने के बावजूद एक तो विशेष तौर से एक व्यक्ति पर विशेष कृपा थी जो आजकल ईडी के इसमें दायरे में आए हुए हैं। पूरे हिमाचल के क्रशर बंद थे, लेकिन एक क्रशर आपका चलता रहा। ये सारी चीजें जो है किस तरफ संकेत कर रही है बड़ा साफ है। मुझे लगता है कि आज प्रदेश को समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपने गेस्ट टीचर की पॉलिसी लाई थी, फिर वापस ले ली। आपने टॉयलेट टैक्स का मैंने जिक्र कर लिया, उसके बाद फिर वापस ले लिया। आपने 1.5 लाख नौकरियां समाप्त करने की 2 वर्षों से खाली पड़े पदों के बारे में फैसला किया, नोटिफिकेशन किया। उसके बाद 2 दिन बाद उसी बैक डेट से फिर से नोटिफिकेशन करके कहा कि नहीं, जो जरूरी पद नहीं है उनको ही समाप्त किया जाएगा। आपने हिमाचल प्रदेश में जो वन मित्रों के लिए इंटरव्यू का फैसला लिया था, जिसमें कहा था कि उसमें इंटरव्यू के नंबर होंगे, लेकिन उसके बावजूद फिर बाद में वो फैसला वापस लेना पड़ा क्योंकि हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसमें हम सब लोग हम दोषी थोड़ी है। आप कुल मिलाकर के आप देखें, एक के बाद एक फैसला आपने जो है उद्योगों पर जो है जो बिजली देने वाले उसमें जो है 50% सेस की वृद्धि की थी। हाईकोर्ट ने उसको उस पर रोक लगा दी, उसको बंद कर दिया। आपने हिमाचल प्रदेश में 900 से ज्यादा लोगों को जो बागवानी प्रोजेक्ट में लगे थे उनकी नौकरियां समाप्त करने की बात कही थी। जो प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगे थे हाई कोर्ट ने उनको भी निकालना जो है गलत स्टे दे दिया उस पर भी। ऐसे हम इतने सारे फैसले जिनका हम जिक्र कर सकते हैं 2 साल के कार्यकाल में। 2 कदम आगे चलती है, 4 कदम पीछे चलती है। ये हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार की स्थिति है। और हिमाचल प्रदेश में मैं प्रमुख रूप से इस बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा विशेष तौर से कि आज तक के इतिहास में
चाहे वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री से शुरुआत होने के बाद उप मुख्यमंत्री और उसके बाद मंत्री तक असर हो गया कि जैसे हिमाचल के लोगों को कुछ भी आता नहीं है, पता नहीं है, जहां झूठ प्रचार करते रहो, झूठ आप बोलते रहो और सरेआम झूठ बोलते। इसलिए 2 वर्ष का कार्यकाल जो हिमाचल प्रदेश सरकार का पूरा हो रहा है, आज तक का सबसे खराब, सबसे जिसको कह सकता हूं मैं बुरा कार्यकाल, जहां हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ विकास कार्य बंद पड़े हैं। कोई विकास हिमाचल प्रदेश में हो नहीं रहा है। सिर्फ विकास के कार्य उनको ही पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बजट प्रावधान के साथ शुरू किया था। इसके अतिरिक्त एक भी योजना जमीन पर नहीं, और जब जमीन पर एक भी योजना नहीं तो सरकार के पांव भी जमीन पर से उखड़ गए। इसलिए पूरा हिमाचल इस बात को पूछता है कि सारी व्यवस्थाएं तहस नहस हो गई हिमाचल प्रदेश में, जहां कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं, पेंशनर को पेंशन नहीं मिल पाने की स्थिति हो पाई। 2 साल के इस कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में ऋण 90,000 करोड़ से पार हो गया। जितना ऋण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष में नहीं लिया, उससे ज्यादा ऋण 2 वर्ष के कार्यकाल में वर्तमान सरकार ने ले लिया है। लेकिन फिर भी हिमाचल के कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिलना, हिमाचल के पेंशनर को समय पर पेंशन नहीं मिलना, हिमाचल प्रदेश में तमाम विकास के कार्य रुके पड़े हैं। ऐसी स्थिति में ये 2 वर्ष का कार्यकाल का जो जश्न मनाने की योजना वर्तमान सरकार की जो बन रही है, वो बहुत बड़ा एक हास्यास्पद विषय पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरे देश की जनता के लिए। बस मुझे सिर्फ आज के इसमें प्रमुख रूप से इन्हीं बातों का जिक्र करना था, बाकी बातें हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वो मोटर बियर वाला जो इशू है, मोटर बियर वाला इशू जो है, जिसने 64 करोड़ रुपया जमा कराया है, वो फैसला आपकी सरकार में रिजर्व हो गया था, तो वो क्यों आपकी सरकार में ऐसा क्या हुआ कि देखिए, कोर्ट पर हम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में फैसला आया हो तो हम उस पर फैसला करते, लेकिन फैसला जब तक रिजर्व है तो तब तक के लिए उस पर क्या कह सकते हैं। ये कुछ मजबूरी से नहीं लड़ा गया हाईकोर्ट में, और वो जो आप इल्जाम ये लगा रहे हैं कि वो नीलामी का रास्ता वो आपकी सरकार में खुल गया था। बिल्कुल, देखो गलत बात है। सॉरी, सही बात तो ये है कि उस सारे मामले में जिस प्रकार से पक्ष रखना चाहिए था वो पक्ष नहीं रखा गया। और मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाह रहा हूं, इसी प्रकार का एक फैसला पहले भी आया था अडानी समूह की ओर से, जो ब्रैकल के एक कंपनी का एक कंट्रोवर्शियल एक इशू था। सिंगल बेंच का जो है फैसला उसमें आया था और 280 करोड़ रुपए देने का फैसला आया था। और फैसला आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैबिनेट में यह फैसला लिया कि हमको जो है डीबी में जाना चाहिए, और फैसला लिया गया और हम डीबी में गए। और मुझे इस बात को लेकर के हैरानी है कि मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलते हैं। जिस इंटरव्यू को मैं जिक्र कर रहा था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो हमारी सरकार ने, हम गए कोर्ट में। वो नहीं गए कोर्ट में, हम कोर्ट में गए। बात हुआ जी यहां पर है, मंत्रिमंडल में हमने फैसला लिया चर्चा करने के बाद, और हमने फैसला किया कि भाई सिंगल बेंच के इस फैसले को चुनौती देनी चाहिए, इस फैसले से हम सहमत नहीं है, और 280 करोड़ रुपए हम जो है हम नहीं देंगे। और हम डबल बेंच पे गए, फैसला कांग्रेस की सरकार के दौरान आया, बात लगे, और फैसला ये आया कि वो पैसा
नहीं देना है। क्या वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जो फैसला आया था 13 जनवरी 2023 को, क्या उस वक्त संभव नहीं था? ये डबल बेंच में जाते। आपने कहा कि मुझे पक्ष सही से नहीं रखा था, आपकी सरकार में नहीं रखा गया, कब नहीं? मैं कह रहा हूँ आप पता नहीं क्या काम कंफ्यूजन में जा रहे हैं। हमारी सरकार ने बहुत दमदार तरीके से सारा विषय रखा और फैसला नहीं आया था। फैसला कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान आया है, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान जब फैसला आया तो तुरंत उसको उस वक्त जो है उसके मुताबिक अगली तैयारी करनी चाहिए थी, ताकि ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हिमाचल भवन गिर भी हो जाए। बस बात इतनी है। दिल्ली से अच्छे वकीलों को लाते, उसके लिए लाते, सीपीएस के लिए ला सकते हैं तो इसके लिए ला सकते थे क्या? सर, एक हर्ष महाजन की ओर से स्टेटमेंट आई थी कि जो 3 अध्यक्ष उपाध्यक्ष निगम और बोर्ड के, उनका जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हम चुनौती देंगे राज्यपाल के पास। तो पार्टी ने इस पर क्या डिसीजन लिया? देखो, लीगली इसको एग्जामिन करेंगे हम इस बात को लेकर के। फैसला पार्टी के स्तर पर होना है। सर, बड़े राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, हरियाणा में आप भी गए वहाँ पे, उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड में भी गए, क्या आपको लगता है जो गारंटियां हैं और उसका इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिला है? फायदा हुआ है आपकी पार्टी को वहाँ पर जाने का? आपने प्रेस वार्ता भी निश्चित रूप से देखिए, हमने वहां पर पूरी प्रेजेंटेशन दी, पूरा ऐसे नहीं हमने, और वो बहुत अच्छी तरह से वहां के मीडिया ने उठाया है, बहुत बड़ा प्रभावी ढंग से उठाया कि गारंटी की शुरुआत कहां से हुई थी? छत्तीसगढ़ से हुई थी। और छत्तीसगढ़ पर क्या असर हुआ? कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हार गई, गारंटियां पूरी नहीं कर पाई। उसके अलावा दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने हिमाचल प्रदेश में किया, झूठ बोल करके जो गारंटियां दे करके सत्ता हासिल की। और वहां की हालत यह है, जो वर्तमान स्थिति है हिमाचल प्रदेश की, कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने की दिक्कत आ रही है, पेंशनर्स को पेंशन देने की दिक्कत आ रही है, और उसके बाद विकास के कार्य रुके पड़े हैं, गारंटियां धरी की धरी पड़ी। ये बात हमने कही, उसमें बुरा क्या बोला? आप बताइए, हमको गलत तो नहीं बोला हमने। और देख, वो जाकर के ये बोलते रहे वहां पर कि हमने सारी गारंटी पूरी कर दी है, हमने दूध की गारंटी पूरी कर दी, हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी शुरू कर दी, हमने 1500 रुपए महिलाओं को देना शुरू कर दिया, हमने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, सब कुछ। आप कितना झूठ बोलेंगे और कहां का झूठ बोलेंगे? बाहर आपने झूठ बोला, वहां नहीं माना गया। हिमाचल प्रदेश तो यही है, आपके सामने है, ये क्यों मानेगा? आपकी बात पर भरोसा महाराष्ट्र ने नहीं किया, आपकी बात पर भरोसा जो है पड़ोस के राज्य हरियाणा में नहीं किया गया, तो हिमाचल प्रदेश कैसे भरोसा को जो भुगत रहा है, जो आपकी सरकार के इन कारनामों को भुगत रहा है, जहां गारंटियां पूरी तरह से फेल हो गई है। और आपके जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, जो 1500 की गारंटी का जो जिक्र किया है हमने, यहां मेरे पास वो पड़ा हुआ कागज एक, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है पर्टिकुलरली कि ये जो फॉर्म, उसके बाद गारंटी ये दी है कि 1500 रुपए हर महिला को 18 से 60 साल की महिला को दिए जाएंगे। लेकिन जो अभी जो प्रपत्र उसके लिए जो फॉर्म बनाया गया है डिपार्टमेंट की ओर से, इंदिरा गांधी पहली बहना सुख सम्मान निधि योजना, जरूर उनको अच्छा लगता है, शायद उनको अपने आप ही है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं। और उसमें जो आगे जो कंडीशन लगाई है 13 नंबर पर, जो लोग इसमें पात्र नहीं होंगे, केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर्स, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, उसके बाद सेवारत कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, सैनिक की विधवाएं भी इससे जो है वंचित कर दी, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी सहायिका, मिड डे मील वर्कर्स, मल्टीटास्क वर्कर्स, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी यानी कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन के, उनको भी जो है उनको निकाल दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत पेंशन भोगी, वस्तु एवं सेवा कर हेतु पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकर दाता इत्यादि। बचा कौन? किसको मिलेगा? बताइए मुझे। गारंटी तो ये दी थे ना कि कैबिनेट की मतलब सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला ले दिया जाएगा, 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आने शुरू होंगे। ये बोला था ना,
ये प्रियंका गांधी जी ने बोला था, आजकल शिमला में आई है, सॉरी अलका लामा ने, प्रियंका गांधी ने और अलका लामा ने धातु पहन करके बोला था। ये हमने तो नहीं बोला, तो बोला तो इन्होंने था। यही तो हम दिखा करके आए हरियाणा में, यही तो हमारा दिखा करके आए महाराष्ट्र में जाकर के। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा हरियाणा और महाराष्ट्र के सभी भाई बहनों के लिए कि झूठी गारंटियों के झांसे में नहीं आए। और हरियाणा वालों ने तो बड़ा साफ कहा, जो हिमाचल की स्थिति कांग्रेस पार्टी ने कर रखी है, कांग्रेस की सरकार ने करके रखी है, हम हरियाणा को हिमाचल जैसी स्थिति में नहीं पहुंचाना चाहेंगे। एक सर मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे रही है कि 5 गुटों में बटी है भाजपा और एक ईस्ट इंडिया कंपनी है कांग्रेस के लोग जो। देखिए ऐसा है कि राजनीतिक दृष्टि से कुछ चुटकुले उनको मारने की आदत है, क्योंकि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं तो ऐसी गप्पे मारते रहते हैं। हकीकत ये है, भारतीय जनता पार्टी का जितना मजबूत नेतृत्व आज की तारीख में है, गुट नाम की चीज नीचे से ऊपर तक कहीं नहीं है। अगर गुट है तो कांग्रेस पार्टी में है। सुक्खू जी हॉली लॉज को पूरी तरह से जो है वो ठिकाने लगाना लगे, उस काम में लगे हुए, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। हाँ, हॉली लॉज मुक्त कांग्रेस, ये शब्द उचित है मुझे लगता है। हाँ, ये स्थिति, और इसलिए आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जश्न मनाएंगे, और हॉली लॉज से संबंधित जो है, चाहे वो मंत्री है जो पार्टी के, चाहे वो अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुकेश जी जो है वो अपने, उनको भी ठिकाने पर लगा के रखा हुआ है। इससे ज्यादा मैं आप कुछ बोल नहीं सकता। उनको इस बात की अनुभूति होगी स्वाभाविक रूप से, वो कहें या ना कहें, लेकिन पीड़ा कहीं ना कहीं उनकी दिखती है। प्रयत्न करते हैं अपने सारे इस पर, जो है वो कांग्रेस के कुछ एक लोग, जब मुख्यमंत्री की ओर से या यहाँ से आदेश आता कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आज भी आपके सामने मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हूँ, 2-3 मंत्रियों को अभी तक कह दिया होगा कि इसके बाद आप लोगों ने करनी है, और वो होंगी। और जो मंत्री जो बोलते हैं उन्हें व्यवस्था पूर्वक वो बोलना पड़ता है, वो एक स्थिति है। और मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लोकतंत्र है, हम अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कहें। आप सरकार की कार्यप्रणाली की बात कर रहे हैं, गारंटियां पूरा ना होने का जिक्र कर रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, वो तो आपकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं विपक्ष रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। कभी आप बाहर जाते हैं तो समोसे का जिक्र कर देते हैं, कभी टॉयलेट टैक्स का जिक्र कर देते हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी कह रहे थे हमें ही पता नहीं होता कि कहां से क्या हो रहा है। देखिए, मैं आज समोसे का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपने याद कराई। अब आप अंदाजा लगाइए कि सरकार के सामने समोसा नहीं पहुंचा, गंभीर विषय तो ये बन गया। और जांच के आदेश हुए, सीआईडी जांच के आदेश हुए, जांच की रिपोर्ट आती है, कहां से समोसे चले थे, कितने समोसे आए थे, किसने लाए थे, किसके हवाले किए। फिर आगे बड़ा प्रश्न रह गया, अभी खाए किसने। और ऊपर से यह कहा जा रहा है कि ये सरकार विरोधी गतिविधि है, एंटी गवर्नमेंट एक्ट माना गया उसको। सरकार समोसे नहीं पहुंचे तो सरकार विरोधी गतिविधि। अगर हम तक पहुंचे होते, भारद्वाज जी तक पहुंचे होते, बिट्टू वर्मा जी तक पहुंचे होते, तो समझ में आता है कि हमने खाए हैं समोसे और इसलिए वो सरकार के समोसे विपक्ष के पास आ गए, तो मान लेते। हमारे पास भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज को करार दिया गया। कितना गंभीर विषय, सरकार की गंभीरता का आप अंदाजा लगा सकते हैं, सरकार किस प्रकार से चल रही है। भाजपा ने कहा, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा कि हम इस सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं, नए नए भाजपाई वो बने हैं। ऐसे में आपको लगता है कि उनके द्वारा दिया गया वो बयान तर्कसंगत है, क्योंकि इन 2 साल के कार्यकाल में भाजपा ने भी तो मिशन लोटस के अटेम्प्ट्स किए हैं। देखिए, एक बात तो बड़ा साफ कह रहा हूँ, ये आपके दिल दिमाग से निकलना चाहिए। हमने अटेम्प्ट किया ही नहीं, मिशन लोटस हुआ ही नहीं। नाराज उनकी कार्य प्रणाली से हुए लोग सरकार के, और नाराज होकर के राजनीतिक पार्टी में हम लोग भी काम करते हैं। अगर वो नाराज होकर के हमारे साथ कोई आदमी जुड़ना चाहता है तो हमेशा उनका स्वागत है।
और अभी भी अगर कोई नाराज अगर होकर के हमारे साथ जुड़ना चाहता है, उनका स्वागत है आगे भी। जहां तक आप जिस का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने किस संदर्भ में इस बात को कहा होगा, लेकिन मैं इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। सरकार का गलत काम होगा तो हम अवश्य उस पर बोलेंगे, अच्छा काम होगा तो हम विचार करेंगे, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाने का अभिप्राय सीधा है, हम सरकार को बचाने के लिए नहीं है। सरकार बचाने का दायित्व तो सत्ता पक्ष का है और इस उम्मीद में ना बैठे। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में हम विपक्ष में रह करके सरकार को बचाने का प्रयास करेंगे। सर, जश्न मना रहे हैं तो आप लोग भी कुछ पैदल रैली या कुछ करेंगे? बीजेपी हमारी पार्टी की ओर से निर्धारित होंगे कुछ कार्यक्रम होंगे, लेकिन इतना जरूर है भारतीय जनता पार्टी ने मोटे तौर पर अब विचार बनाया है। अभी तक हम जो है 2 साल सरकार को काम करने का अवसर दे करके ये सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि वो कहीं ऐसा ना बोले कि हमें काम करने का मौका नहीं दिया। 2 साल का कार्यकाल का मौका दिया हमको। इसके बाद अब चौक चौराहे पर भी मुलाकात होगी, भारतीय जनता पार्टी निकलेगी और आने वाले समय में जनता के बीच में जागरूकता लाने के लिए गलत फैसलों के बारे में लोगों के बीच में जाएगी। देखिए, वो पार्टी में रहे हैं, लेकिन अब पार्टी में फिर वापस आए हैं। पार्टी के नेतृत्व ने फैसला किया है। मुझे लगता है कि इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता। सर, आपके बगल में जो नेता बैठे हैं कोर ग्रुप में, इनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है? ये भी पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। देखिए, पार्टी इस समय पर फैसला करेगी, सारी चीजों को लेकर के पार्टी का नेतृत्व देगा। थैंक यू। हम इस बार विचार करेंगे क्या करना है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे क्या करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर।